बच्चों, तो बेटा मैंने आपको जेड इफेक्टिव पढ़ाया था, इफेक्टिव चल रहा था, तो मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया था स्कैंडियम से जिंक। कितने बच्चों ने किया बताओ भाई? स्कैंडियम से जिंक तक जेड इफेक्टिव कितने बच्चों ने निकाला? कितने का डिफरेंस आ रहा है? दो सक्सेसिव के लिए कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.15 का, है ना? देखो बच्चों कैसे करेंगे, समझते हैं बच्चों। देखो सुनो, मेरे पास स्कैंडियम है बच्चों, ठीक है? स्कैंडियम जो 21 है वो देखो बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, ये होता है बच्चों। बोलो बच्चों, स्कैंडियम का यही कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो बच्चों सुनो, ये हो गया n, ये हो गया n-1 और ये हो गया n- आपका, देखो n-2 और ये हो जाएगा n-3, ठीक है? अब देखो बच्चों, सिग्मा कैलकुलेट करना है, ठीक है? सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। 4s में बच्चों टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s या n में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना बच्चों। तो इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उस पर हमें तो कैलकुलेट करना है ना, उस पर तो हमें कैलकुलेट करना है ना बच्चों। तो क्या लिखूंगा बताओ? 1 इंटू 0.35, ये लिखेंगे बच्चों। अच्छा n-1 के लिए बताओ, बोलो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है n-1 में? बोलो, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 9 दिख रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? 0.85 से करेंगे बच्चों। अब आपको पता होगा n-2 n-3 इनका सबका ही कितना आता है बच्चों? 1 आता है ना। तो मैंने एक साथ ले लिया, इनका सबका एक साथ ले लिया, है ना? इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है बच्चों बताओ? सोल्व करने पर आ रहा होगा 18 आ रहा है। आ रहा है क्या बच्चों? बोलो, अरे 18 आ रहा है क्या? चलिए बताओ बच्चों, जेड इफेक्टिव क्या हुआ? 21 माइनस 18, ये 3 आ गया क्या? बोलो बच्चों, 21 माइनस 18 3 आ गया। अब बताओ, अगर मैं बात टाइटेनियम की करूं, टाइटेनियम में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। तो बच्चों स्कैंडियम और टाइटेनियम के कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ डिफरेंस है बताओ? कौन सी जगह पर डिफरेंस बताइए? डी में आना है ना। डी कौन सा है? n-1, है ना बच्चों? तो देखो कैसे करेंगे, सुनो, ये n है, ये n-1, ये n-2 और ये n-3 आ रहा है बच्चों। अब देखो n में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लेकिन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कर पाएगा? उस पर फोर्स लगा पाएगा ना। खुद पे तो फोर्स नहीं लगाता ना बच्चों। तो 1 इंटू 0.35 प्लस
ये कितने हो गए बच्चों 10 इंटू 0.85 एंड 10 इंटू 1, ये निकाल लिया बच्चों। सोल्व करने पर ये कितना आएगा बोलो बच्चों 18.85 आ रहा है क्या बोलो बच्चों, तो मुझे बताओ इसका जेड इफेक्टिव कितना आया 22 माइनस 18.85 तो कितना आया 3.15 आया कि नहीं आया बच्चों 3.15 आया, आया क्या हाँ जी भैया, इसमें किसी को डाउट है, यहां पर किसी को डाउट है क्या बोलो बच्चों। अरे बोलो किसी को डाउट है क्या, चलिए अब बच्चों आगे चलें। अब देखिए आपने क्या देखा, देखो बच्चों सुनो, स्कैंडियम से टाइटेनियम दिख रहा है आपको, देखो आपका सिग्मा कितने से बड़ा बताओ बच्चों, सिग्मा कितने से बड़ा, सिग्मा कितने से बड़ा बताओ 0.85 से, और जेड इफेक्टिव कितने से बड़ा, जेड इफेक्टिव कितने से बड़ा 0.15 से। ऐसा समझ में आया, रीजन समझ में आया ऐसा क्यों हुआ बताओ। डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं बच्चों बताओ, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन n-1, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जाता है, n-1 बोलो। देखो बच्चों यहां थोड़ा सा फोकस करो, देखिए ये 9 हो गए और ये 10 हो गए कि नहीं हो गए बच्चों, हो गए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब n-1 डी में इलेक्ट्रॉन गया तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट कितना आता है 0.85। अब इसको ऐसे समझो, देखो बेटा ये स्कैंडियम है और ये आपका टाइटेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 22 है। तो देखो एक प्रोटॉन बढ़ा एक प्रोटॉन बढ़ा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो n-1 डी में बढ़ रहा है बच्चों, वो कितने का शिल्ड दे रहा है 0.85 का, तो ओवरऑल कितने का जेड इफेक्टिव आया 0.15 का इंक्रीमेंट। क्या ये बात सबको समझ में आई बोलो। स्कैंडियम से टाइटेनियम तक अगर अपन ध्यान दें तो एटॉमिक नंबर में एक बढ़ा बच्चों, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर आपका एक से बढ़ा, ठीक है समझ में आ गई बात, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो n-1 डी में बढ़ा n-1 डी वाला इलेक्ट्रॉन कितने का शिल्ड देता है 0.85 का, तो 1.85 माइनस कर दो तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ गया 0.15। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्या किसी को डाउट है तो बोल जाओ बच्चों, किसी को डाउट है नहीं है पक्का। चलो अब देखो बेटा क्या करेंगे सुनो, मेरे पास जैसे ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक है बच्चों। अब देखो अगर अपन इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2,
3d10 4s1 and 3d10 4s2 है बच्चों। इनका कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना सीख लिया था बच्चों, बोलो सीख लिया था। अब देखो बेटा, इसका जेड इफेक्टिव कितना आया था, 3 आया बच्चों। तो अगले वाले का कितना आएगा बोलो बच्चों, 3.15। ये क्यों आया था, अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था। दीपेश अग्रवाल, जेड इफेक्टिव पूछ रहा हूं, सिग्मा नहीं पूछ रहा। हाँ जी, वेनेडियम का बताओ बच्चों, वेनेडियम का फिर कितने से चेंज होगा, 3.3। अब है ना, एक बार क्रोमियम को छोड़ दो आप, ठीक है, अपन आगे चलते हैं, है ना, क्रोमियम को छोड़ के आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप में है तो बताओ, वेनेडियम और मैग्नीज के कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। वेनेडियम से मैग्नीज कितने का इंक्रीमेंट होगा बताओ बच्चों। देखो बेटा, यहाँ 3d3 है, वहां 3d5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने से बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने से बढ़ा, 0.15। तो d3 से d5 हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े, 2 बढ़े ना, 2 के लिए कितने का इंक्रीमेंट होगा, 0.3 का। ये समझ में आई बात, ये बात किसके दिमाग में नहीं बैठी बोलो बच्चों। देखो यहाँ 3d3 है, यहाँ 3d5 है। देखो 1 से जब 2 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 2 से 3 हुआ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन सीधा 3 से 5 हो रहा है बच्चों। और यहाँ s देखो दोनों में बराबर है, 4s2 4s2 है क्या बच्चों, अरे बोलो, क्या ये लॉजिक समझ में आया सब बच्चों को, सबको। तो 0.3 से बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3.6 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, हो जाएगा बच्चों। अब बताओ अगले में बताओ Fe में बताओ, 3.75 आएगा ना, क्यों आएगा देखो, F5 से F6 हुआ। अगला बताओ 3.9 हुआ। अगला बताओ, अगला बोलो 4.05। कॉपर को एक बार छोड़ देते हैं अपन, कॉपर को छोड़ देते हैं। अब जिंक का बता दो फटाक से, 4.35। ये क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के बाकी किसको नहीं समझ में आया, है ना। आपको आपके पड़ोसी की कसम, आज करवा चौथ हो रहा है तो उसकी कसम, जो भी है, किसको नहीं समझ में आया। अरे कोई तो बोलो यार, सबको समझ में आया, सही बताओ, सबको समझ में आया पक्का। अरे कोई तो होगा जिसको नहीं समझ आया। अरे बेटा नहीं समझ आया बोल जाओ, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, घबराओ मत। अरे सबको समझ में आ गया है क्या, चिराग कौन सा एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, चिराग मैं आपको अनम्यूट करता हूं, अपनी प्रॉब्लम बताओ। हाँ चिराग बोलो। सर ये वेनेडियम से Mn वाला। वेनेडियम से Mn वाला, आपने को म्यूट मत करना। वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम में 4s2,
लास्ट आ रहा है। और मैग्नीज में क्या आ रहा है? 4s2। तो 4s में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। अच्छा 3D में क्या आ रहा है? 3D में 3 आ रहा है। और मैग्नीज में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? 2। 2 का चेंज हुआ, ठीक है। अच्छा वेनेडियम से मैग्नीज एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ा? वेनेडियम से मैग्नीज वेनेडियम का 23 और मैग्नीज का 25, 25 2। है ना? तो 2 का डिफरेंस है। अच्छा इलेक्ट्रॉन n-1d में जा रहा है बेटा, ये तो हाँ कंफर्म है। सर। तो n-1d वाला इलेक्ट्रॉन कितने का शिल्ड देता है? n-1 में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कितने का शिल्ड देता है बेटा? 0.85। हाँ ये 0.85। देता है। तो 2 के लिए कितना होगा बेटा? 2 इंटू 0.85 कर दूं क्या? हाँ सर। तो अब मुझे बता कि ओवरऑल 2 में से इसको माइनस किया कितना आया बेटा? 0.3 आया। हाँ सर। तो कितने से राइज करेगा पिछले से? 0.3 से। 0.3। 0.3 से। तो 3.3 में कितने जोड़ू? 0.3 और तो कितना हो गया? 3.6। हो गया? यस सर। पक्का? पक्का सर। पड़ोसी की कसम? यस सर। ठीक है, यूज कर ले। हो गया भाई? और किसी को डाउट? अरे बोलो रे नवाबों। चलो अब देखो बेटा सुनो, अब अपन है ना क्रोमियम और मैग्नीज को सीखते हैं। क्रोमियम और मैग्नीज कुछ कुछ एस ब्लॉक की तरह लग रहे हैं क्या? बताओ बच्चों। क्रोमियम और मैग्नीज में आपको कुछ कुछ एस ब्लॉक की तरह वेरिएशन लग रहा है क्या? 4s1 4s2। क्रोमियम और मैग्नीज में 3D में कोई चेंज नहीं आया बच्चों, दिख रहा है क्या? बोलो। तो अब मुझे बताओ एस ब्लॉक में जब अपन आगे जाते थे तो 0.65 जोड़ते थे, तो पीछे जाएंगे तो फिर क्या करूंगा? माइनस करूंगा ना? सही बताओ। तो बेटा इसका क्या आएगा बताओ? इसका आएगा 3.6 माइनस 0.65, यानी इसका आएगा 2.95। क्या ये बात दिमाग में बैठी या पूरा कैलकुलेट करके बताओ? बोलो। अरे बैठ गई क्या? झूठ मत बोलना आज के दिन में, है ना? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आया? सही बताओ। वेरी गुड गोपाल सिंह शेखावत, पक्का। अब बताओ बेटा, इसमें बताओ फिर यहां कितना आएगा? जिंक और कॉपर, तो कॉपर के केस में कितना आएगा? 3.7 का आएगा। आ गया? बोलो। आया बच्चों समझ में? देखो बेटा अगर नहीं समझ में आया ना, आगे होएगी दिक्कत, पहले ही बता देता हूं, है ना? फिर आयोनाइजेशन एनर्जी रेडियस इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बोल जाओ। सीरीज अभी तो चल रही है, कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा। फिर बाद में मत बोलना बेटा, है ना? पक्का? भास्कर, भास्कर समझ में आ गया? चलो बच्चों ठीक है। तो ये बात हमने की किसके लिए? बोलो बच्चों। 3D सीरीज में एक बात बताओ बच्चों, क्या 3D में जेड इफेक्टिव में कोई रेगुलर चेंज आ रहा है क्या? बताओ बच्चों। 3D सीरीज में जेड इफेक्टिव में कोई रेगुलर चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा बच्चों। अब मुझे बताओ, जब जेड इफेक्टिव में रेगुलर चेंज नहीं आया तो क्या साइज में रेगुलर चेंज आएगा?
क्या आईपी में रेगुलर चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। बोलो बच्चों, तो अपन क्या बोलेंगे? नो रेगुलर चेंज इन जेड इफेक्टिव, है ना? तो क्या बोलेंगे? नो रेगुलर वेरिएशन इन साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जेड इफेक्टिव में कोई रेगुलर चेंज नहीं हो रही, तो बेटा साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कोई रेगुलर चेंज नहीं आएंगे। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। अब देखो, अपन कह सकते हैं फॉर टू सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक Z effective increases by 0.15 यूनिट। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, क्या इतनी बात सही है क्या? 0.1। अगर आपको एक जनरल बात पूछे तो 0.15 बोलना पड़ेगा, मैं बोलना पड़ेगा ना। बोलो बच्चों, बोलो। ये बात सबको समझ आई? अब एक चीज बताओ मेरे को, देखो बेटा, आप पोटेशियम का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 लिखते हो। मैं कहता हूं कि मैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है ना ये लिखूंगा, 3p के बाद 3d में भर दिया। तो ऐसा हम लिखते नहीं है, नहीं लिखते ना। तो ऐसा क्यों नहीं लिखते? ये मत बोलना कि सर आपने n+l रूल को फॉलो नहीं किया। मुझे इसको जेड इफेक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लेन करो। तो टीना शर्मा, आप बताएं। टीना बोलो बेटा। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? आप में से कौन सा बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा? अरे कोई तो बोलो, जेड इफेक्टिव से एक्सप्लेन करना हमें। अच्छा, मैंने ये बोला कि पोटेशियम में हमने 4s1 लिखा है, मैं 4s1 के बजाय 3d1 लिख दूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? चलो समझते हैं बच्चों। देखो, अभी ये n है बच्चों, ये n-1 है, ये n-2 है, और ये n-3 है क्या? अब देखो, हमें सिग्मा निकालना है 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन सा केस होगा ये बताओ? मैंने 3 केस लिखे थे बच्चों। देखो सुनो, ये 3 केस लिखे थे। केस फर्स्ट NSNP, केस सेकंड NDNF लिखे थे ना बच्चों? तो अभी तो केस कौन सा है, फर्स्ट है या सेकंड है? अरे अभी केस कौन सा है, फर्स्ट है या सेकंड है? फर्स्ट है ना। देखो अभी तो फर्स्ट ही है। तो देखो बच्चों क्या करोगे, S1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कम करो 0.0 इंटू 3.5, सॉरी 0.35। फिर क्या करोगे बच्चों, ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 8 इंटू 0.85, और अगले सारे एक साथ जोड़ दीजिए आप। तो बताओ बच्चों, पोटेशियम का हमने कैलकुलेट कर रखा है, देखो ये बड़ा बच्चों बताया भी था आपको,
ये बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों? तो 16.8 आया था इसका सिग्मा, है ना बच्चों? 16.8। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ गया? 19। ये कितना हुआ बच्चों? 2.2। समझ आया? तो अभी बताओ 4s इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव कितना लग रहा है? 4s इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव कितना लग रहा है? 2.2 का। 2.2 का लग रहा है बच्चों। अब यहां जाओ, अब देखो बच्चों, ये केस हो गया NF-ND वाला। याद करो बच्चों, देखो ये NF-ND वाला केस है, सेकंड केस जो हमने लिखा था। देखो बच्चों ये वाला है क्या? अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं तो ये वाला केस हुआ कि नहीं हुआ? अरे बच्चों बोलो तो सही यार, ऐसे क्या करते हो? अरे वाह। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या करेंगे अपन? अपन ऐसा बोलेंगे क्या? देखो सिग्मा निकालना है, सिग्मा निकालना है 3D पर। तो मुझे बताओ 3D में तो इलेक्ट्रॉन एक है ना? 3D में तो इलेक्ट्रॉन एक है, तो मतलब नहीं है फिर, है ना? तो इसका तो 0 इंटू, याद करो कितना लेंगे बच्चों? ये लेंगे बच्चों। अब याद है क्या मैंने क्या बोला था? NF-ND को छोड़कर बाकी जो भी बच जाए उस हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना आएगा? बोलो बच्चों। 1 आएगा। NF-ND को छोड़कर, है ना? 1 आएगा। तो 1 इंटू 18, बताओ सिग्मा कितना आया ओवरऑल? 18 आया। तो जेड इफेक्टिव 3D पर कितना आया? देखो 19 माइनस 18, 1 का आया। प्राची सुखानी, क्या समझ में आया तेरे को? प्राची सुखानी समझ में आया? साइना गुप्ता, साइना गुप्ता, कशिश गर्ग, कशिश गर्ग समझ में आया? कशिश समझ में आया? अब ये बताओ बच्चों, एक बात बताओ, जेड इफेक्टिव किस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा है? बताओ बच्चों, जेड इफेक्टिव किस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा है? 4s पर या 3D पर? 4s पर है ना? ये बात आपको कंफर्म हुई क्या कि जिस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जिस जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा? होगा क्या? वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। तो बताओ सिस्टम कौन सा स्टेबल है? बताओ बच्चों, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला ना? अब समझ आ गया बच्चों? अब समझ में आया कि हम N+L रूल को फॉलो करने से फायदा क्या हुआ? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? तो देखो अपन क्या बोलेंगे? अपन ऐसा बोलेंगे कि जेड इफेक्टिव क्या है? 4s पर ज्यादा है 3D से, है ना? इट मीन्स फर्स्ट configuration is more stable than second one। हो गया बच्चों? क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। देखो, है ना, अपन क्या कहते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन भरते टाइम हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं बच्चों? बताओ। इलेक्ट्रॉन भरते टाइम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? N+N। अच्छा, अब देखो बच्चों, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
उसके लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ये देखते हैं ना, बोलो बच्चों, ये देखते हैं, बोलो। एक बात बताओ बच्चों, जैसे देखो ये Fe है ना, Fe का जब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो ये लिखा था ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। Fe में इलेक्ट्रॉन लास्ट में किस में भरा था बच्चों, बताओ। Fe में इलेक्ट्रॉन लास्ट में किस में भरा था, 3d में भरा था ना, भरा था बच्चों, बोलो। सही है। अब मुझे बताओ, जब आपने Fe+2 बनाया है ना, तो बताओ आप किस में से निकालते हो, 4s में से या 3d में से, बताओ किसमें से निकालते हैं बच्चों, 4s में से या 3d में से, 4s से निकालते हैं। ऐसा क्यों भाई, बताओ ऐसा क्यों। भरते टाइम तो हमने किया n+l रूल, और निकालते टाइम हमने सिर्फ क्या देखा, हमने सिर्फ क्या देखा, बोलो बच्चों, क्या देखा, सिर्फ n देखा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इसको जेड इफेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो बच्चों सुनो, अभी Fe का है ना, अगर अपन जेड इफेक्टिव 4s इलेक्ट्रॉन निकालें तो 4s का तो निकाला हुआ बच्चों, ये देखो ये बड़ा है ना, बोलो बच्चों 4s का तो निकाला हुआ कितना, 3.75 है बच्चों। अब देखो बेटा, अपन एक काम करते हैं, Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। हमें इसका जेड इफेक्टिव निकालना है 3d के लिए, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले सिग्मा निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। पहले अपन निकाल देते हैं सिग्मा फॉर 3d। हाँ मुझे बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो बच्चों, डी कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो 6 में से एक को छोड़ूंगा ना, एक को छोड़ूंगा तो पीछे कितने बच गए, 5 बच गए बच्चों, बताओ। और उन 5 के लिए सिग्मा क्या आएगा, NF_ND में कितना आता है, बताओ बच्चों, 0.35 आएगा बच्चों, ये समझ में आया, 0.35। अब देखो NF_ND को छोड़कर बाकी जो बच गए सारों को एक साथ ले ले, सारों को एक साथ ले ले क्या, और उन सबका कितना आएगा, बोलो बच्चों 1 आएगा। तो देखो कितने हो गए आपके, आपके हो गए 10 2 12 18 हो गए है ना, तो 18 इंटू 1 आया बच्चों। इसका मत निकाल लेना कोई, इसका क्यों नहीं कंसीडर करेंगे बच्चों, बताओ 4s के लिए क्यों नहीं कंसीडर करेंगे। सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती है, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर को धक्का देते हैं, है ना। तो 4s तो 3d के लिए इनर नहीं है बच्चों, 3d के लिए क्या है ये, 4s 3d के लिए इनर नहीं है, 4s 3d के लिए क्या है, आउटर है बच्चों। अब मुझे बताओ कि ओवरऑल सिग्मा कितना आया, बताओ बच्चों। देखो ये हो गया आपका 18 और ये हो गया 1.75, इतना आ गया क्या बच्चों, बोलो 19.75 आ रहा है क्या, बोलो बच्चों आ रहा है क्या। अब बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं जेड इफेक्टिव फॉर 3d इलेक्ट्रॉन तो क्या 26 माइनस 19.75 कितना हो गया, 6.25 आया बच्चों। अब
एक बात हो, कहां जेड इफेक्टिव और यहाँ जेड इफेक्टिव, मुझे बताओ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। देखिए 4s का जेड इफेक्टिव कितना आया बच्चों, 3.75, और 3d का कितना आया 6.25। किस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बताओ बच्चों, किस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। देखो वैल्यूज देखो, सारी क्लियर हो जाएगी आपको, बातें हो जाएगी ना, समझ में आएगी बात, बोलो ये बात सबको समझ में आ गई। तो जब जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा ना। अब समझ में आया बच्चों, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, 4s में से होगा ना, क्योंकि 4s के लिए जो जेड इफेक्टिव है वो कंपैरेटिवली कम है, और 3d के लिए जेड इफेक्टिव कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। हमने देखो दोनों के लिए कैलकुलेट किया, एक बार 4s के लिए किया, एक बार 3d के लिए किया ना बच्चों, बोलो बेटा। तो 4s के लिए कैलकुलेट करना था तो सिस्टम था NSNP वाला, और 3d वाले में कैलकुलेट करना था तो कौन सा था, NDNF वाला था बच्चों। तो 3d6 में d में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक को छोड़ेंगे तो 5 इंटू 0.35, ये बात समझ में आई, 5 इंटू 0.35, और बाकी बच गए। अरे ये के समझ में आ रहे क्या, कौन से के सिखाए थे मैंने, पढ़ते लिखते हैं नहीं कहीं तो बच्चे घर पे। ये देखो बच्चों, चिराग शर्मा, समझ में आया बेटा तेरे को? चिराग, चिराग समझ में आया क्या? तो देखो बेटा, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे देखो, जेड इफेक्टिव फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इज more than 4s electron, and that's why electron can be removed easily from 4s। आ गया बच्चों समझ में, बोलो। तो ये पॉइंट समझ में आया कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो n+l रूल लगाते हैं, और जब हटाते हैं तो n की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। देखेंगे बच्चों, क्या इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है? केस समझने की कोशिश करो कि कौन सा केस है, NSNP का है या NDNF का है। जब भी NDNF का होना तो क्या करो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, बाकी D और F के इलेक्ट्रॉन सारे काउंट कर लो, वो एक कैटेगरी, और बाकी जो पीछे बच गए वो अलग कैटेगरी। हो गया ना? इसमें किसी को डाउट? बोलो बच्चों। चलो बच्चों, अब बात को आगे करते हैं बच्चों। मुझे मैं आता हूं, देखो आप मुझे बताओ बच्चों, जेड इफेक्टिव ऑफ n एंड n-3, ये निकालना है बच्चों, बताओ। देखो बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3, ये हुआ बच्चों, हो गया बच्चों। और n-3 का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, हो गया बच्चों। अब देखो सुनो, अब यहां पर ये देखो बच्चों, ये n और ये n-1, ये n और ये n-1 है बच्चों। तो यहां से क्या करना है, देखो बच्चों, अपन सिग्मा निकालते हैं, निकालें बच्चों।
अब मुझे बताओ कौन सा केस लगेगा, NSNP वाला या NDNF वाला? कौन सा केस है? NSNP वाला। अच्छा, N में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? N में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। काम कितने आएंगे हमारे लिए? 4 काम आएंगे। 4 इंटू 0. बोलो बच्चों, 0.35 और ये 2 इंटू 1। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो सिग्मा कितना आ गया बताओ बच्चों? 3.4 आ गया। आ गया क्या बच्चों? आ गया। इसका 1 मिनट, कितना आया बच्चों? अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, ये मैंने 1 लिख दिया। 1 मिनट, ये करना था 0.85 इंटू 2, तो 1.7, और ये भी कितना हो गया? 1.7 हो गया। 1.7 क्या, 1.4 है ना? तो बोलो बच्चों कितना हो गया? 3.10 आ गया बच्चों। अब बताओ, अब जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? इसका जेड इफेक्टिव आया 7 माइनस 3.10, 3.90 आया बच्चों, आया। अब देखो यहां फिर निकालते सिग्मा, है ना? 2p के निकलेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां n के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ बच्चों, n में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। काम कितने आएंगे? 7 आएंगे। आएगा बच्चों? तो 7 इंटू क्या लिखोगे? 0.35 और 2 इंटू 1, 2 इंटू 0.85, सॉरी, 2 इंटू 0.85 आया बच्चों। तो अब बताओ कितना आ जाएगा? बोलो बच्चों, सिग्मा। 2.35 और ये हो गया 1.7, तो कितना आ रहा है? बोलो बच्चों, कितना आ रहा है सिग्मा? 4.15। ओके, आ रहा है बच्चों? तो अब बताओ जेड इफेक्टिव कितना आएगा? बोलो n-3 में कितने प्रोटॉन है? n-3 में प्रोटॉन बोलो बच्चों। 7 है। 7 माइनस 4.15, तो ये आया बच्चों 2.85। आप मुझे बताओ, जब आपने एक एनाइन बनाया तो बोलो बच्चों जेड इफेक्टिव क्या हो गया? डिक्रीज कर गया ना? जब आपने एक एनाइन बनाया तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर गया? कर गया है क्या? जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज कर गया तो बोलो बच्चों साइज क्या कर गया? साइज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आई बात? बोलो बच्चों, आगे क्या? दर्शिका गोस्वामी, आपका डाउट मुझे समझ नहीं आया, आप बोल के बताओ, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ दर्शिका बोलो। सर ये जो है ना एन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 4 ही क्यों यूज में आए, और इधर भी 7 ही यूज में आए। अरे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे तो तू निकालेगी नहीं क्या जेड इफेक्टिव? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है एन में? 5। 5 है। अब 5 में क्या होगा?
एक पे तो आप निकाल रहे हो ना, जैसे देखो ये आउटर मोस्ट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, इसमें मुझे निकालना है, तो खुद खुद को धक्का छोड़ नहीं देगा, इसको छोड़ के बाकी धक्का देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा। तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो काम कितने आएंगे जो धक्का देंगे इसको? 4। और उधर एन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। तो एक को छोड़ के बाकी कितना धक्का देंगे? 7। समझ में आ यस गया? सर। चलो म्यूट कर लो। देखो बेटा एक ध्यान रखो, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप ऐसे सोचो जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसमें से एक को आप दूल्हा बना दो, वो दूल्हा बन गया। जो दूल्हा बन गया वो खुद काम थोड़ी ना करता है, वो तो बैठा रहता है ना भाई। अरे दूल्हे को छोड़ के बाकी सबको काम करना पड़ेगा ना, बोलो। चलो अब बताओ बच्चों, जेड इफेक्टिव फॉर mg एंड mg+2, ये बताओ बच्चों। जेड इफेक्टिव फॉर mg एंड mg+2, जल्दी से बताओ। देखो बच्चों ये समझ में आ रहा है, ये मैग्नीशियम है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 है बच्चों। देखो ये n-1 n-2, हमें सिग्मा निकालना है 4s के लिए। तो n में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 0.35, यहाँ पर 8 इंटू 0.85 और 2 इंटू 1 हो गया बच्चों। तो देखो ये कितना आ रहा है, 6.8 आ रहा है बच्चों, और ये हो गया 0.35। तो 8.8 प्लस 0.35 दैट इज 9.15। तो जेड इफेक्टिव कितना आया, 12 माइनस 9.15, 2.85 आया। अब देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास mg+2 है, तो 1s2 2s2 2p6 ये आया बच्चों। mg+2 में 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो अब देखो बेटा इसका जो सिग्मा आएगा वो तो ऐसे ही आएगा ना ऊपर वाले की तरह। अरे देखो ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे है ना, है बच्चों। तो देखो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 7 माइनस 0.35 एंड 2 इंटू 0.85, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा 7 5 35, 3 कैरी किया 21 और 3 है ना, तो ये आ गया 2.45 और ये हो गया आपका 1.7 है बच्चों, 4.15। तो जेड इफेक्टिव आया इसका 12 माइनस 4.15 आ रहा है बच्चों। बताओ बच्चों इसका जो जेड इफेक्टिव आया वो काफी ज्यादा आ रहा है, बोलो बच्चों। एक मिनट, क्या छूट गया, गलत तो नहीं किया ना? हाँ ठीक है, कितना आ रहा है बताओ जेड इफेक्टिव? 7.85 आया बच्चों। आप बताओ 2.85 और 7.85, बोलो बच्चों जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज घट गया, घट गया ना बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई, जेड इफेक्टिव बेटा मैंने बहुत डिटेल में सबको कैलकुलेट कर करके बता दिया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों जेड इफेक्टिव क्लियर है क्या? आंचल अरोड़ा, आंचल अरोड़ा समझ में आया? ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं
कि इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, ये कहता है कि इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव बताना है। तो बच्चों देखो, ये हमें क्वेश्चन करना है इसका। बताओ बच्चों, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। बोलो बच्चों, एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा होता है ना? होता ही है, ठीक है, ये तो सही है। सोडियम का लिथियम से ज्यादा होता है बच्चों? होता है ना? सेकंड से थर्ड पीरियड में जब जाते हैं तो कितने का राइज होता है? सेकंड से थर्ड पीरियड में जब जाते हैं तो 0.9। अच्छा, पोटेशियम और सोडियम इन दोनों का क्या आता है बच्चों? पोटेशियम और सोडियम दोनों का इक्वल आता है, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है? तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, देखो बच्चों ये गलत हो गया। अच्छा, बोरोन और नाइट्रोजन में, ये तो कंफर्म है नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। शीतल नागल, समझ में आया बेटा आपको? शीतल क्लास में है आप? चलो बच्चों बताओ, नेक्स्ट बताओ मेरे को। Which of the following valence electron will face maximum Z effective? बताओ बच्चों, which of the following valence electron will face maximum Z effective? बताओ बच्चों, आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। देखो रीजन बड़ा सिंपल है, जितना न्यूक्लियस के पास रहेंगे ना जितना न्यूक्लियस के पास, तो 4 4 3 एंड 2p, न्यूक्लियस के सबसे पास कौन है? बोलो बच्चों, न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन होगा? 2p होगा ना, तो उस पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा, लगेगा ना बच्चों? क्योंकि रीजन बड़ा सिंपल है, इस पे है ना सिग्मा कम हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसको धक्का नहीं दे पाएंगे। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? बोलो बच्चों, अरे जितना इलेक्ट्रॉन अंदर होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा ना बच्चों, है ना? अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तो उसको धक्का देंगे नहीं। क्या ये बात समझ में आई? अरे ये बात सबको समझ में आ गई क्या? चलो बच्चों, अब बताओ मेरे को, अगर मैं पूछूं आपसे जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65 यूनिट, देखिए इसमें मैंने बोला कार्बन से ऑक्सीजन, फिर सोडियम से पोटेशियम, टाइटेनियम से वेनेडियम और कॉपर से जिंक। बताओ बच्चों, कार्बन से ऑक्सीजन, बताओ बच्चों, हमें 0.65 का बढ़ाना है। ए में कितने से बढ़ेगा बच्चों?
ए में कितने से बढ़ेगा? ऑप्शन ए में कितने से बढ़ेगा? 1.3 से बढ़ेगा। देखो बच्चों, कार्बन से ऑक्सीजन कह रहे हैं, यानी कार्बन से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, है ना? तो 0.65 इंटू 2 1.3 से बढ़ेगा ना। सोडियम पोटेशियम बोलो बच्चों, नो चेंज। टाइटेनियम वैनेडियम 0.15। इसमें देखो बच्चों 3d10 4s1 3d10 4s2। तो बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो कितने से बढ़ेगा? 0.6। याद आ गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब देखो बच्चों, बताओ इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। देखो बच्चों सुनो, आपसे ये कह रहा है n-3 O-2 F-1, फिर Ti+2 B+3 Mn+5, ठीक है? Fe+2 Fe+3 फिर Na Mg+2 Al+3। बताओ बच्चों, कौन सा आंसर जाएगा? सी जाएगा बच्चों? बोलो बेटा। जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है जेड इफेक्टिव। किसी ऑप्शन में किसी को डाउट है? बोल जाओ बच्चों, बताओ। किसी ऑप्शन में कोई डाउट है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं? बोल जाओ। हो गया बच्चों? हो गया क्या? ये बेटा देखो, अपन ने कल पढ़ा था ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। देखिए, ये दिख रहा है आपको? n-3 मैं लिख देता हूं यहां पर। ये सीरीज दिख रही है आपको? देखो बच्चों, n-3। तो यहां क्या हो रहा है बच्चों? देखो, आपको क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और जेड बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट तो सिग्मा कांस्टेंट, जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। बढ़ेगा। चलो बच्चों, अब देखो सुनो, अब अगर अपन बात करें बेटा, जेड इफेक्टिव तो हो गया अपना, अपन आगे चलते हैं बच्चों। सुनो, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या होता है बच्चों पेनिट्रेशन इफेक्ट? जानते क्या? देखो बच्चों ऐसे समझो, सपोज मान लीजिए मेरे पास ये कोई एटम है, ठीक है? आपको किसी ने बोला कि साहब आपके पास ये टोटल 4 बुलेट है। कौन कौन सी? एक बुलेट एस, पी, डी, एफ। तो मुझे बताओ कौन सी बुलेट सबसे अंदर जाएगी एसपीडीएफ में से? बताओ बच्चों। देखो, एस सबसे अंदर जाएगी, पी फिर बाद, फिर डी, फिर एफ। याद है क्या? वैसे एस कहां से शुरू हो जाता है? बोलो बच्चों, एस कौन से ऑर्बिट में आना शुरू हो जाता है? फर्स्ट में आ जाता है ना? फिर पी सेकंड में आता है, डी 3 में आता है और एफ 4 में आता है ना? आता है बच्चों? बोलो। तो मुझे बताओ, आप बताओ, किस बुलेट ने अंदर तक पेनिट्रेशन किया? बताओ, कौन अंदर तक गया? पेनिट्रेट करना मतलब
डीपली चले जाना, तो किसका पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ? एस का हुआ। देखो पेनिट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है क्या, कि जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ही ज्यादा है। समझ में आएगा बच्चों? पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप न्यूक्लियस के कितना क्लोज हो, ठीक है ना बच्चों? तो देखो ये क्या बताता है, इट मींस क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? ये क्या बताता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की क्लोजनेस, निकटता को बताता है। समझ में आ गया बच्चों? कितना ज्यादा नजदीक है, ठीक है बच्चों? अब देखो सुनो, अपन ये भी कह सकते हैं कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है ना, जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो क्या होगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। बोलो बच्चों, पेनिट्रेशन इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना? समझ में आई बात? डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियस से, आप इसको ऐसे लिख लो, चलो, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, अपन बात करें ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है? तो एस पी डी एफ, ये बोल सकते हैं बच्चों? बोलो, पेनिट्रेशन इफेक्ट आ गया बच्चों सबको? चलो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट लेते हैं अपन शिल्डिंग इफेक्ट। अब देखो बेटा, एक बात और ध्यान से सुनो, शिल्डिंग इफेक्ट है ना जो है, ये क्या है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना? ये ऑर्बिटल के साइज और शेप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों? कैसे? एक बात समझना ढंग से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, एक मान लो ये इस तरह का कोई हमारे पास चीज है, ठीक है? और एक मेरे पास ये चीज है, किसको प्रोटेक्ट करना इजी होगा? बताओ बच्चों। ऐसे सोचो कि आपके पास एक तो 10 बीघा का खेत है ना? बीघा समझते हो? ये मान लो 10 बीघा का है और ये 100 बीघा का खेत है। किस खेत को प्रोटेक्ट करना इजी होगा? बोलो बच्चों, स्मॉलर वन को ना? बोलो बच्चों आराम से। ये मान लो आपने 2 गार्ड रख दिए, 4 रख दिए, है ना? ये 4 गार्ड आराम से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो वही 4 गार्ड आप यहां रखो, है ना, क्या वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि देखो ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा है ना? तो आराम से कोई ना कोई जानवर आराम से अंदर घुस सकता है ना? बोलो बच्चों, जबकि यहां देखो ये डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है। बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है? बोलो, शिल्डिंग इफेक्ट साइज पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये डायग्राम तो मैं हटा रहा हूं, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोला मैंने? देखिए
देखो अपन ऐसा कह सकते हैं, जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो बच्चों 4f 5f 6f, बोलो बच्चों क्या इनका शिल्डिंग इफेक्ट आपका अगर बोला जाए, 1 मिनट, शिल्डिंग इफेक्ट ऑर्डर लिखा था ना, तो बताओ शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये आएगा क्या, बोलो बच्चों 4f 5f एंड 6f, बोलो क्यों, क्योंकि देखो बच्चों साइज का ऑर्डर क्या है बताओ, साइज सबसे बड़ा किसका है, साइज सबसे बड़ा किसका है 6f का है। क्लियर हो गया, बोलो बच्चों ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, एक बार बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं साइज ऑफ ऑर्बिटल है ना, s p d f, बोलो बच्चों साइज का ऑर्डर ये आता है क्या, देखो आपने देखा होगा s होता है स्फेरिकल, p में ना 2 लोब होते हैं, d में कितने लोब होते हैं बच्चों, 4 लोब होते हैं, f में पता है क्या कितने लोब हो जाएंगे, टोटल 8 लोब हो जाएंगे इस तरह से। तो मुझे बताओ बच्चों साइज सबसे बड़ा किसका है, f का है। तो अब मुझे बताओ शिल्डिंग इफेक्ट s p d f, बोलो बच्चों ये आएगा क्या, शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये आएगा क्या, बोलो आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो अपन क्या बोलेंगे कि शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ f orbital is almost flexible due to its large and diffuse size, बोलो बच्चों ये बात सुनाई, ड्यू टू इट्स लार्ज एंड डिफ्यूज साइज है ना। तो f ऑर्बिटल है ना बच्चों, उसका शिल्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0 होता है, ये समझ लो आप, समझ में आ रही बात, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ठीक है। फिर देखो शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ d ऑर्बिटल है ना क्या है, इज वेरी पुअर। ये बच्चों ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड शिल्डिंग इफेक्ट, बोलो बच्चों पेनिट्रेशन इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट सबको समझ में आ गई, बोलो सबको ये बहुत काम आएंगे। चलें आगे, चलो बच्चों अब देखो एक टॉपिक लेते हैं अपन, एक टॉपिक लेते हैं बच्चों, इनट पेयर इफेक्ट, ठीक है अपन ले रहे हैं बच्चों इनट पेयर इफेक्ट। पढ़ा है क्या बच्चों आपने इनट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसको बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करना, आप ध्यान देना। देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये बच्चों ठीक है, एक बात बताओ बच्चों बोरोन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जानते हो आप, NH2
np1 होता है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा देखो 2s2 2p1 3s2 3p1 है ना, इसका 4s2 4p1 5s2 5p1 और 6s2 6p1। अब मुझे बताओ किसके कॉन्फ़िगरेशन में 4f आ गया, बताओ बच्चों, ध्यान दो। देखो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 13 31 49 81। तो किसके कॉन्फ़िगरेशन में 4f आ चुका, बताओ बच्चों। लास्ट वाले में ना, बोलो टीएल में आ गया। 4f स्टार्ट कहां से होता है 58 से, तो 58 वाला इलेक्ट्रॉन तो किस में आया है 81 में आया ना। फिर मुझे एक बात बताओ, जिसकी आज के टाइम में मान लो मैं कहता हूं उसकी एज 81 ईयर्स है, तो कभी वो 58 ईयर्स का भी तो हुआ होगा ना। बोलो बच्चों, आज कोई बंदा अगर 81 ईयर्स का है, 81 साल का है, कभी वो 58 ईयर्स का भी हुआ होगा ना। बोलो बच्चों। लेकिन जिसकी एज आज 49 है, क्या वो 58 ईयर्स का हुआ क्या, बोलो बच्चों। क्या वो 58 ईयर्स का हुआ क्या, रेहाना तो बोलो। अरे जागते रहो। हाँ भैया देखो ये आ गया 4f14। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे जैसे अपन इस ग्रुप में नीचे गए, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे अपन इस ग्रुप में नीचे गए तो क्या होता है बच्चों, देखो स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो डिक्रीज कर रही है, ठीक है बच्चों, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों, ध्यान देना बेटा, मुझे कहा दो बच्चों। जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कौन आ चुका है, बताओ बच्चों। लास्ट वाले एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में 4f आ गया। आप मुझे बताओ कि 4f का सील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है ना, बोलो बच्चों। 4f का सील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, वो रोक ही नहीं पाता किसी को, वो किसी को रोक नहीं पाएगा। अब देखो जब वो रोक नहीं पाएगा तो बताओ बच्चों दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, उठाएंगे बच्चों। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पर किसकी नजर रहती है, इलेक्ट्रॉन पर किसकी बुरी नजर रहती है, न्यूक्लियस की ना। इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की रहेगी भाई, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव न्यूक्लियस पॉजिटिव। तो क्या करता है कि बेटा जो ये न्यूक्लियस है ना, इतनी बुरी नजर रखता है कि इन एस इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो क्या कर देता है बच्चों, इनर्ट कर देता है। समझ में आ गया। ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन है ना, उनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देगा, नहीं देगा। तो अब मुझे बताओ, अब वैलेंस शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, एक ही बचा ना। समझ में आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, बताओ बच्चों। 6s2 दो नहीं करे ना, दो नहीं कर रहे। दो का मतलब क्या हो गया, दो का मतलब क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोल सकता हूं, दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोला जा सकता है। अब मुझे बताओ जब एक पूरा पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो क्या मैं इसको इनर्ट बोल सकता हूं, क्या मैं इसको इनर्ट बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं। समझ में आया। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ किस कारण, रीजन बताओ, इसके पीछे रीजन क्या है बताओ बच्चों, के पीछे रीजन बताओ। आपने देखा बच्चों 4f का जो सील्डिंग इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होता है, पुअरेस्ट होता है, तो न्यूक्लियस इसका फायदा उठा लेता है। क्या बच्चों इतना समझ में आया, क्या
समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। आया सबको समझ में? चलो अब देखो बच्चों, ये तो हुआ बोरॉन की बात। तो देखो, अगर मैं बात करूं कार्बन फैमिली की, देखिए बच्चों, ध्यान दो। देखो बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर है 6, 14, 32, 50 और 82। अब देखो बच्चों सुनो, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है बच्चों 4f 14, 6s2, 6p2 और इसका देखो 5s2, 5p2। अब अपन ऐसा कह रहे हैं कि जब अपन इस ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या बोलेंगे कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है ना बच्चों? ठीक है, क्योंकि देखो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2 है ना, तो कॉमन ऑक्सीडेट +4 हुई। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। रीजन समझ में आया बच्चों? बताओ। मैं ऐसा बोल सकता हूं पीबी के लिए +2 स्टेट +4 से ज्यादा स्टेबल है। क्या ये बात सबको समझ में आई? इस तरह से देखो टीएल के लिए +1 स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर? बोलो। ठीक है, अगेन देखो बेटा, यहां ये 4f आ गया। इस f का सिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होगा ना, इस f का सिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होगा। वो क्या करेगा, इन 6s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बैठ जाएगा ना बच्चों? इसी तरह से देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्या बच्चों, देखो 7, 15, 33, 51 और 83 है बच्चों। अब देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f 14, 6s2, 6p3 और इसका है 5s2, 5p3 और इस सीरीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है NH2, NP3 है बच्चों। तो जब अपन इस सीरीज में नीचे जाएंगे, मुझे बताओ नाइट्रोजन फैमिली की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बोलो बच्चों। +5 होगी ना? अरे कुछ नहीं करना, S और P के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो आप। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, देखो बच्चों, यहाँ 2 और 1 3, 2 और 2 4 और यहाँ क्या है 2 और 5 है। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, देखो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases and stability of +3 ऑक्सीडेशन स्टेट increases। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, Bi+3 Bi+5 से ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो सेल्डिंग इफेक्ट है ये 6 पीरियड में क्यों लगा? बताओ बच्चों, ये सील्डिंग इफेक्ट, ये सॉरी इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये 6 पीरियड में क्यों लगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट 6 पीरियड में क्यों लगा? क्योंकि बच्चों 4f या f ऑर्बिटल पहली बार 6 पीरियड में आया ना। बोलो बच्चों, A B C D E F
F सबसे पहली बार का आया 6 पीरियड में आया बच्चों, समझ में आ गया? बोलो। तो देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे ड्यू टू वेरी poor shielding effect of 4f orbital in TL, PB and BI. Stable oxidation state is 2 unit less than group's highest oxidation state. बोलो बच्चों, ये बात सुनाई? Due to very poor shielding effect of 4f orbital in TL, PB, BI, stable oxidation state is 2 unit less than group's highest oxidation state. देखो बच्चों, यहाँ 3 था तो 2 यूनिट कम 1 हो गई, यहाँ 4 था तो 2 यूनिट कम 2 हो गई, यहाँ 5 थी तो 2 यूनिट कम 3 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई बच्चों? हो गई ना? तो ये बात सुनाई। तो अब देखो बच्चों, मुझे बताओ, अगर कहीं पर मान लो Pb+4 बना हुआ है तो मुझे बताओ क्या वो फटाक से Pb+2 में बदलना चाहेगा क्या? बताओ, बदलना चाहेगा ना? चाहेगा। इस तरह से देखो बच्चों सुनो, इसी तरह से अगर मान लो कहीं पर n+5 बना हुआ है ना, एक मिनट, n कहां पे आ गया, देखो Tl+3 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Tl+1 में जाना पसंद करेगा, ठीक है। इसी तरह से Bi+5 2 इलेक्ट्रॉन लेके Bi+3 में जाना पसंद करेंगे, करेंगे। एक बात बताओ बच्चों, इन तीनों में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना? रिडक्शन हो रहा है बच्चों। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये काम किसकी तरह करेंगे, है ना? all will act as strong ऑक्सीडेंट। बोलो बच्चों, जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो काम किसकी तरह करते हैं? जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो काम किसकी तरह करते हैं बच्चों? रिडक्टेंट की तरह, ऑक्सीडेंट की तरह करेंगे दीपेश। देखो, जिनका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेंट की तरह काम करेंगे बच्चों। तो ये सारे के सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ में आ गया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये PbCl4 है, इसको हीट करते ही ये इस तरह से टूट गया, बोलो बच्चों, PbCl4 बहुत जल्दी टूट गया, रीजन बताओ बच्चों क्यों? देखो, यहाँ +4 है, यहाँ +2 है कि नहीं है? इस तरह से देखो बच्चों, PbBr4 है ना, PbBr2 एंड Br2, देखो +4 +2 टूट गया कि नहीं टूट गया? इस तरह से देखो बच्चों, ये मेरे पास PbO2 है, हीट करने पर ये इस तरह से चला गया, देखो बच्चों क्यों? +4 से +2 स्टेबल है। Pb3O4 ये भी देखो कैसे चला गया, 3PbO +half O2। रीजन समझ आया बच्चों? बोलो, अरे बोलो, समझ में आया क्या? आ गया सबको? एक बात आओ बच्चों, मेरे पास ये Tl I3 है, इस Tl I3 में कौन सा आयन है?
ये आयन है या ये आयन है? बताओ बच्चों, कौन सा आयन है? Tl+1 या Tl+3? बोलो बच्चों, Tl+1 या Tl+3 कौन से होंगे? +1। ये नहीं मिलते बच्चों, ये आयन मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम का ये क्वेश्चन खूब आता है ना। जैसे देखो, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, है ना, KBr3 क्या होता है बच्चों? K प्लस Br3 माइनस, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं पॉली हैलाइड आयन बोलते हैं बच्चों। जैसे CS(I3) क्या बोलते हैं? CS+I3 माइनस बोलते हैं बच्चों। बोलो, अब मुझे बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये टिन है ना, टिन की एक ऑक्सीडेट +4 है और एक +2 है, बताओ कौन सी स्टेट स्टेबल होगी टिन के केस में? +4 होगी ना बच्चों? होगी, पक्का? क्यों भैया, इसमें +4 क्यों स्टेबल है? बताओ, इसमें +4 क्यों स्टेबल है? बोलो बच्चों, इसमें इनट पेयर इफेक्ट नहीं है, इसमें इनट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि 4F आया नहीं, है ना बच्चों। तो कंफर्म हुआ कि Sn+2 बहुत जल्दी से Sn+4 में जाना पसंद करेगा। तो इसका खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बताओ Sn+2 क्या करेगा? इट विल एक्ट एज रिडक्टेंट। हो गया बच्चों? बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? आ गई क्या? अरे आ गया। इनट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया बच्चों? इनट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया? चलो, कल से अपन बेटा पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे।